आज हमारे साथ हैं मशहूर फिल्मी सितारों के मनपसंद फिल्मी डॉक्टर बत्रा साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। आप पर इल्जाम है कि आप अमिताभ बच्चन को अपना सबसे बड़ा राइवल, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कहाँ वो एक्टर और कहाँ आप डॉक्टर, ये कैसे? बात ये है कि भाई अगर वो बड़े एक्टर है तो एक्टर रहे, लेकिन वो जो है पोलियो ड्रॉप की दवाइयाँ, फिर च्यवनप्राश, और फिर सर दर्द हो तो कौन सी तेल लेनी है, पेट खराब हो तो हाजमे की गोली, ये सब में सलाह दे के हम डॉक्टरों के पेट पे लात क्यों मार रहे हैं भाई? आप ये दावा करते फिरते हैं कि आपने शक्ति कपूर की शराब छुड़ा दी, ये कैसे? ये बात बड़ी सच है यार मिलॉर्ड। कल की बात है, मैंने शक्ति कपूर की 4 शराब की पेटियां छुड़ाई। पुलिस ने उसकी 4 पेटियां शराब की पकड़ ली। मैं पहुंच गया जी, मैंने एसएचओ से बातचीत की, हमारा लेन देन हुआ और मैंने यूं शक्ति कपूर की शराब को छुड़वा दी है जी। अब बंदा घर पे बैठा हुआ पी रहा है, मुझे दुआएं दे रहा है। आई एम ए डिस्को डांसर बेबी को, आई एम ए डिस्को। ओए, कोई शक नहीं, इल्जाम है मिलॉर्ड इन पर पहला इल्जाम ये है कि ये आज जो कुछ भी है वो बप्पी दा के गानों की वजह से है। बप्पी दा ने इनको बहुत ऊपर उठाया है, लेकिन इन्होंने बप्पी दा के लिए क्या किया? कुछ नहीं। क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास। मिलॉर्ड, ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम है। मैंने बप्पी दा को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इनको उठाऊंगा तो मैं ही उठ जाऊंगा। कोई शक? मिलॉर्ड, इन पर अगला इल्जाम ये है कि ये एक डांस रियलिटी शो के जज हैं, लेकिन फिर भी जब भी इनको मौका मिलता है तो ये डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास। मिलॉर्ड, आप तो जानते कि पिछले 30 साल से कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्मों में डांस करने नहीं देता, तो मैं बीच बीच में ऐसे डांस करके ऐसे देख लेता हूं कि कहीं मैं डांस भूला तो नहीं। मिलॉर्ड, इन पर अगला इल्जाम ये है कि ये अपने प्रोड्यूसर पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग इनके ऊटी वाले होटल में करे, लेकिन फिर भी इनकी फिल्में नहीं चलती। ऐसा क्यों? क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास। मिलॉर्ड, मैं अपने ऊटी के होटल में शूटिंग इसलिए नहीं करवाता कि फिल्में चले, बल्कि इसलिए करवाता हूं कि मेरा होटल चले। कोई शक? तेरी जात का पैदा मारू। आज हमारे साथ हैं देश के मशहूर क्रिकेटर मिस्टर पाहुल। ये अदालत है और आप ये क्या फॉर्म वॉर्म चिपका कर आ गए हैं? सर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी फॉर्म में हूं। देखिए, आप पर पहला इल्जाम ये है कि आप अभी भी अपने आप को मिस्टर डिपेंडेबल मानते हैं। क्या आप डिपेंडेबल हैं? सर, मैं डिपेंडेबल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो खुद डिपेंडेंट हूँ टीम सेलेक्टर्स के ऊपर कि मुझे सर अगले मैच में लेंगे कि नहीं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप सिलेक्टर्स के सिलेक्ट करने के तरीके को गलत मानते हैं। आखिर ये तरीका है क्या? सर, मुझे सरप्राइज हो रहा है कि इस बार वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट की जाएगी वो कॉइन के जरिए की जाएगी। सर वो कॉइन उछालेंगे, अगर हेड्स आएगा तो रोहित शर्मा जाएगा, और अगर टेल आएगा तो लक्ष्मण खेलेगा, और अगर सर सिक्का खड़ा रहा तब मुझे ले जाएंगे। मिस्टर पाहुल, वैसे आप इतना बुरा भी नहीं खेलते हैं। थैंक यू सर। अभी कल परसों मैंने टीवी पे देखा, आप एकदम से चौके छक्के चढ़ रहे थे। सर चौके छक्के मारे हुए तो मुझे जमाना हो गया। आपने जरूर मेरा कोई विज्ञापन देख लिया च्यवनप्राश का। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी पर यह आरोप है कि ये अपने ऊपर जोक लिखने वालों को जेल भिजवा देते हैं। क्या ये सच है? जनाब, ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत इल्जाम है मेरे ऊपर। जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है। जनाब, मेरे ऊपर जोक लिखने वाला एक भी शख्स जेल में नहीं है। वो जो भी हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जनाब। मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ जनाब। मैं खुद अस्पताल पहुँच जाता हूँ और उनसे बार बार पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, क्यों बेटा और भी जोक लिखोगे मेरे ऊपर? आप पर अगला इल्जाम ये भी है कि आपने पाकिस्तानियों की आज़ादी छीन ली है। क्या ये भी बात सच है?
जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो मेरे विरोधी हैं, मेरे जो खिलाफत रखते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है जनाब। मैंने तो जनाब पूरे देश के लोगों को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद रखा हुआ है जनाब। गिलानी साहब पूरी तरह से आज़ाद हैं मेरे हिसाब से काम करने के लिए जनाब। जो ISI हमारी एजेंसी है वो पूरी तरह से आज़ाद है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में धमाके कराने के लिए। और जनाब यहाँ का पूरा आवाम आज़ाद है मेरे हिसाब से चलने के लिए। तो सरासर ये गलत इल्ज़ाम है जनाब। आप पर इल्जाम है कि आपने एक बार अपने भाषण में बोला था कि फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी जी जो हैं चलते फिरते अपने देश की प्लानिंग करते हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर नहाते वक्त अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं और मनमोहन सिंह जी एकांत में बैठकर अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं। आप अपने देश को चलाने की प्लानिंग कब करते हैं? जनाब हमें प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जनाब, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग ओबामा साहब करते हैं जनाब। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर जीवन, आप पर पहला आरोप यह है कि आप गरीबों को फ्री में बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों का फ्री में इलाज करना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आप गरीबों को फ्री में मिलने वाली दवा को अपने प्राइवेट क्लिनिक में बेच देते हैं। जैसा मैं बड़ा जज्बाती डॉक्टर हूं, मेरा दिल नहीं करता कि एक्सपायर्ड दवा मैं गरीबों को दूं। आप पर अगला आरोप यह है कि आप सरकारी अस्पताल से ज्यादा अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने वाले मरीजों का ज्यादा ध्यान रखते हो। ऐसा क्यों? जज साहब, बल्कि हकीकत ये है कि मैं सरकारी अस्पताल के मरीजों का ज्यादा ध्यान रखता हूं। हाँ, तभी तो सरकारी अस्पताल से हमारे अस्पताल में मरीज वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, आप पर एक आरोप और भी है। वो आरोप यह है कि आपके मरीज कितने भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन आप उनको नर्सों के भरोसे छोड़ के चले जाते हो। मैं अपने मरीज को नर्सों के हवाले इसलिए छोड़ जाता हूं ताकि हमारा मरीज जिंदा बचे। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कोर्ट में मौजूद हैं रिटायर्ड पोस्टमैन और इन पर यह आरोप है कि ये पोस्ट ऑफिस में आजकल इतना ज्यादा दिखते हैं कि रिटायरमेंट से पहले भी उतना नहीं दिखते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो सरकार का गलती है। मैं सरकार को 1000 बार बोला, लिख के दिया, मेरा पेंशन मेरे हाथ में दो, डाक से मत भेजो, फिर क्या करेगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप घर की नींद पोस्ट ऑफिस में पूरी करते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, घर का सब काम मैं पोस्ट ऑफिस में करता था, तो सोने को मिलता था किधर। फिर देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपने काम से बचने के लिए लोगों के खत, लोगों की रजिस्ट्री उनके पते पर पहुंचाने की बजाय कूड़ादान में पहुंचाते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो सब लेटर फालतू रहते थे, उसमें कुछ भी नहीं था। तो काय को साहब लोग को तकलीफ देने का, उनकी बिल्डिंग में जाने का, पहले वॉचमैन को पूछने का, साइन बिन करने का, लिफ्ट पकड़ने का, फिर बेल मारने का। उस समय साहब लोग सोता है, क्या करता है, आराम करता है, काय को किसको डिस्टर्ब करने का। तो इसके लिए वो सारे खत को मैं कूड़ादान में दान करता था। फिर हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लेटर्स खोल कर पढ़ते थे। खत लो, बिना खोले पढ़ के बताओ। फिर नमस्कार। आज हमारे बीच पेश हैं योग बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 350 साल के हैं। हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा, दुष्ट कहीं का। जो टेलीविजन में बा आती है बूढ़ी, वो 175 साल की, वो चलता है तुम लोगों को, उससे बा है। हम बा है 350 साल। अच्छा, हमने सुना कि आप खाने का बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। तो परहेज न करें, हम तो उस जगह नहीं जाते हैं जहाँ खाने की व्यवस्था ना हो। वहाँ क्या जाना जहाँ ना हो खाना। अच्छा, आप पर लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इल्जाम कौन लगा रहा? तू ही सब सवाल ढूंढ ढूंढ के ला हमने रहा है। नहीं लगाए हैं, लोगों ने इल्जाम लगाए लोगों हैं। ने लगाए, बना बना के आ रहा है नौटंकी। पूछो। लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि आप जो भी आसन है वो बैठे बैठे बताते हैं। ऐसा क्यों? तो खड़े होके कैसे करें? दुष्ट कहीं। हम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है? आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने इल्जामों की सफाई देने के लिए मशहूर पॉलिटिशियन, एक्टर, कमेंटेटर, क्रिकेटर, यानी कि फुल टर द ग्रेट पिद्दू जी।
ओ छा गए गुरु, छा गए गुरु। ओ जिस तरह से पानी की बूंद दरिया में गिरकर मोती बन जाती है, उसी तरह से बाल बाल मिलके चोटी बन जाती है। एक मिनट पिद्दू जी, एक मिनट। अगर आप शुरू हो गए तो हमारी कार्रवाई नहीं शुरू हो पाएगी। आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में यानी कि अपने एरिया में नहीं गए। ऐसा क्यों? ओ छा गया गुरु, छा गया। मैं क्या बादल हूं जो छा गया? ओ यार फिर भी तू टाइगर है यार, तू छा गया यार। ओ जिस तरह से गुरु ज्यादा आम खाने से आम का स्वाद नहीं मिलता, ज्यादा ससुराल जाने से भाग्य नहीं खुलता, उसी तरह से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में घूमने से ज्यादा काम नहीं चलता। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप लाफ्टर शो में कंटेस्टेंट्स के घटिया जोक्स पर हंसने के पैसे लेते थे। क्या यह बात सच है? ओ गुरु फिर से छा गए गुरु, क्या बात है गुरु। जिस तरह से घोड़े के बच्चे के दांत और दिल से निकली बात एकदम साफ होती है, उसी तरह से मैं सच बोलूंगा गुरु। मैं क्रिकेट में होने की वजह से मुझे फिक्सिंग की ऐसी आदत हो गई है गुरु, जैसे चकोर को चांद की, चोर को डांग की, मुर्गे को बांग की। गुरु सच्चा इंसान वही होता है जो पर्वत को काट के रास्ता बनाता है गुरु। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। एक मिनट पिद्दू जी, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपनी बातों को बहुत लंबा लंबा खींचते हैं। ऐसा क्यों? तू फिर से छा गया गुरु, तू फिर से छा गया। ओ गुरु जब मैं ग्राउंड में होता था तो मेरे शॉट लंबे लंबे होते थे, बातें छोटी छोटी होती थी। अब मेरे शॉट बंद हो गए, बातें लंबी लंबी हो गई गुरु। सच्चा इंसान वही होता है जो पर्वत को काट के रास्ता बनाता है गुरु। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा गुरु। सरकाई लोग खटिया की जाड़ा लगे के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी गुरु। पिद्दू जी क्या हो गया? चले गए। चले गए? तू तो पूरा सुन। नमस्कार। हाँ। आज हमारे बीच पेश हैं योग बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम स्लिम एंड ब्यूटी जिम जाते हैं, वहां फेशियल करवाते हैं। अच्छा मान लीजिए कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो क्या मुझे भी स्लिम एंड ब्यूटी जिम ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं। वो कैसे? तुम सुबह सुबह उठ के पूरे घर के बर्तन धो दिया करो, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया करो, बस दर्द खत्म। मतलब? फिर तुम्हें बीवी पीटेगी नहीं तो फिर दर्द कैसे? मुलायम सिंह जी, आप पर इल्जाम है कि आप जगह जगह बोलते फिरते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे मवाली सरेआम घूमते हैं। क्या आपके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता था? हमने जो पहले कही, हमने पूर्व में दोबारा कही है, उन बातों पे हम आज भी कायम है, यानी अटल है। हमारे शासनकाल में गुंडे मवाली खुलेआम नहीं घूमते थे, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे मंत्रिमंडल में थे, हमारे साथ। तो उनको खुलेआम घूमने की जरूरत नहीं। सर आप पर एक इल्जाम और है कि आपने अपने परम प्रिय मित्र कमर सिंह जी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन क्या उनको पार्टी में वापस बुलाने के लिए आपने कुछ किया? कमर सिंह को बुलाने के भरसक पे नहीं? जब साहब को समझाता हूँ उनसे समझ लेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि कमर सिंह वापस आ जाए, इसके लिए हमें उनको मौका भी दिया। हमने बच्चन जी से 16 वाला सिक्का मांगा। हमें कहा अगर हेड आया तो कमर सिंह को अपनी पार्टी में वापस लेंगे, और अगर टेल आया तो कमर सिंह से हम गुड बाय। अब वो बात अलग है कि टेल लाने के लिए हमें 15-20 बार सिक्का उछालना है। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस अदालत में एक ऐसे शख्स जो किसी को भी उसकी सीट से उठा सकते हैं, सिवाय नेताओं के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टिकट चेकर ईमानदार सिंह की। एक बात कहूं आपसे? बोलिए। नमस्कार। भूल गए थे आप? नमस्कार। ईमानदार जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप लोगों से पैसे लेकर उनको सीट देते हैं। अरे ये क्या कम है कि पैसे लेके हम उनको सीट दे भी देते? हमारी गवर्नमेंट तो पैसे भी ले लेती है और सीट भी नहीं देती। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप
तत्काल कोटे का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तत्काल कोटे का जितना सही इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई नहीं करता। वो कैसे? भाई पैसेंजर्स मुझे प्लेटफॉर्म पे तत्काल मिलते हैं, तत्काल हमें पैसा खिलाते हैं, तत्काल उन्हें सीट दे देते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके पास टिकट भी थी और जिसकी रिजर्वेशन भी थी, आपने बड़ी ही बेरहमी से उसको उसके बर्थ से उठाया, उसके डब्बे से खींचते हुए एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। क्यों क्यों क्यों? रेल मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्चा करता है। जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं प्लेटफॉर्म में, और ट्रेन के अंदर यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ नशीली और ज्वलनशील चीजें ना लाए। फिर उसका हस्बैंड उसको लेकर क्यों आया?